हेलो। हेलो। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग, कैसे हैं कैसे हैं आप? आप? बढ़िया सर। सबसे सबसे पहले पहले तो तो आप आप ये ये बता बता दें दें कि कि आपका आपका किस किस बैंक बैंक में में सिलेक्शन सिलेक्शन हुआ हुआ है? है? सर मेरा सिलेक्शन पीओ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है एंड ओके, क्लर्क में बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन। वेरी वेरी गुड। गुड, आपका आपका तो तो डबल डबल कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स हो हो गया। गया। सो जी सर, चलिए, थैंक यू सो तो मच। तो क्लैरिकल क्लैरिकल में में तो तो अब अब इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं नहीं लेते लेते ना? ना? नहीं सर, उसमें इंटरव्यू नहीं है, उसमें ओके, प्री और मेंस था। ओके, ओके ओके, ओके फाइन, फाइन, वो बाद बाद में में कर कर दिया दिया गया। गया। ओके, ओके, मैं मैं अच्छा अच्छा एक एक बात बात बताइए बताइए कि कि अ, आपका आपका आपने आपने कब कब से से तैयारी तैयारी शुरू शुरू की की पीओ पीओ के के लिए? लिए? सर मैंने सीरियस प्रिपरेशन जो थी वो मैंने 2019 से स्टार्ट की। हम्म। मतलब उससे पहले मैं सिर्फ प्री की प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब 17 से वैसे मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन के बाद से। ओके, ओके। बट तब मुझे फॉर्मेट वगैरह कुछ आइडिया नहीं था, तो मतलब मैं सिर्फ प्री की तैयारी करती रहती थी। हम्म, बट 2019 में मेरा फर्स्ट प्री क्लियर हुआ, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ओके, ओके उसकी तैयारी फिर मैंने तब से स्टार्ट की थी। ओके, ओके ओके। ओके। तो तो उस उस समय समय से से आपने आपने स्टार्ट स्टार्ट करा। करा। तो तो 19 19 से से इसको इसको सीरियसली सीरियसली आपने आपने करना करना शुरू शुरू किया। किया। अच्छा, अच्छा, एक 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 चीज़ चीज और और बताएंगे बताएंगे थोड़ा थोड़ा कि कि अ, आप आप एक्चुअली एक्चुअली टेक्निकल टेक्निकल बैकग्राउंड बैकग्राउंड से से हैं, हैं, मतलब मतलब आपका आपका इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग था, था राइट? राइट? आईटी सर, एमएससी आईटी। आपने आपने ओके ओके एमएससी एमएससी आईटी आईटी करा करा था था आपने। आपने। जी। चलिए, चलिए, मैं मैं ये ये पूछना पूछना चाहूँगा चाहूंगा कि कि एमएससी एमएससी आईटी आईटी करने करने की की वजह वजह से से या या आपने आपने जो जो भी भी ये ये टेक्निकल टेक्निकल डिग्री डिग्री ली ली है, है, उसकी उसकी वजह वजह से से कौन कौन सा सा पार्ट पार्ट आपको आपको सबसे सबसे इजी इजी लगा लगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेंस मेंस रिटन रिटेन एग्जाम एग्जाम में, में, और और कौन कौन सा सा पार्ट पार्ट सबसे सबसे हार्ड हार्ड लगा? लगा? सर मुझे शुरू से ना रीजनिंग इजी लगती थी। मतलब पता नहीं, मतलब थोड़ा उसमें माइंड थोड़ा खुल जाता है, मतलब बेसिकली। तो रीजनिंग वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट सो फार। बट मुझे सबसे डिफिकल्ट लगे करंट अफेयर्स। मतलब वो दैट वाज समथिंग नॉट माय कप ऑफ टी। मतलब मेरा सेक्शनल रह जाता था हर बार करंट अफेयर्स ओके, में। ओके। करंट करंट अफेयर अफेयर काफ़ी काफी रैंडम रैंडम भी भी होता होता है, है, उसके उसके कारण कारण से से भी भी जी थोड़ा थोड़ा सा सा सर। इशू इशू रहता रहता है। है। कुछ भी मतलब पूछ मुझे रहे थे? सारा दिन इसी का बोझ रहता था कि करंट अफेयर्स कैसे होगा। मतलब मैं इसको एज अ पता नहीं बहुत डिफिकल्टी से कर पाई हूँ, बट पता नहीं, चलो हो गया। चलिए, चलिए, नहीं, नहीं इट्स इट्स गुड, गुड, आपने आपने करा करा है है तो तो एफर्ट तो एफर्ट तो लगाया लगाया होगा होगा तभी तभी हुआ हुआ है। है। तो तो करंट करंट अफेयर अफेयर वैसे वैसे अक्रॉस अक्रॉस द द ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एंड एंड कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स, उनका उनका एक एक इशू इशू करंट करंट अफेयर अफेयर को को लेके लेके खासकर खासकर जो जो बैंकिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन से से है है या या फिनेंशियल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन के के जो जो एग्जामिनेशंस एग्जामिनेशंस होते होते हैं, हैं, जैसे जैसे एलआईसी एलआईसी के के हो हो गए गए या या इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर सेक्टर के के एग्जामिनेशंस एग्जामिनेशंस हो हो गए, गए, वो वो सारे सारे अक्रॉस अक्रॉस दैट दैट मतलब मतलब उसको उसको सारे सारे बच्चों बच्चों को को करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स या या जनरल जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस में में दिक्कत दिक्कत आती आती है है, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चंस क्वेश्चंस काफ़ी काफी रैंडम रैंडम होते होते हैं। हैं, उसका उसका कोई कोई सिलेबस सिलेबस नहीं नहीं रखते 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 हैं हैं ये ये लोग। लोग। राइट सर। और लास्ट 2 ईयर्स से तो बहुत डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। ओके, ओके ओके। ओके। मतलब मतलब मुझे मुझे जहाँ जहाँ तक तक लगता लगता है है कि कि जो जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस होते होते हैं हैं वो वो जनरली जनरली वन वन लाइनर लाइनर होते होते हैं हैं, और और फिर फिर कहीं कहीं से भी से भी पूछे पूछे जाते जाते हैं। हैं। उसमें उसमें मुझे नहीं मुझे नहीं लगता लगता बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा एनालिसिस एनालिसिस की की ज़रूरत ज़रूरत पड़ती पड़ती होगी। होगी, बस बस रटने रटने की की ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें चीज़ें रहती रहती हैं हैं कि कि आप आप जो जो बच्चा बच्चा जहाँ 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 से से मिल मिल रहा रहा है है उसको उसको रटे रटे जा जा रहा रहा है, है, रटे रटे जा जा रहा रहा है। है। मतलब मतलब उसका उसका कोई कोई एक 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 स्ट्रीमलाइन स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन प्रिपरेशन नहीं नहीं हो हो पाता पाता है। है। जी, स्ट्रीमलाइन नहीं है। और साथ में सर लास्ट 2 ईयर्स से जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि अगर आप अकेली हेडिंग्स पढ़ रहे हैं न्यूज़ की तो नहीं हो पाएगा। मतलब आपको बिल्कुल डीप से पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं पूछेंगे कि कौन जीता था इस गेम को। मतलब बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए सारा कुछ मतलब बिल्कुल अच्छे से करना पड़ता है। ओके, ओके ओके। ओके। ऐसा नहीं हो रहा था कि पहले तो ऐसे था कि थोड़ा मतलब हेडिंग्स वगैरह भी पढ़ लेंगे, वन लाइनर्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बट 2 साल से मतलब कुछ और ही चल रहा है। ओके, चलिए चलिए ठीक ठीक है। है, मैं मैं ये ये पूछना पूछना चाहता चाहता हूँ हूँ कि कि जीएस जीएस बहुत बहुत टफ टफ लगा, लगा, जीएस जीएस की की तैयारी तैयारी कैसे कैसे करी करी फिर फिर आपने? आपने? सर जीएस के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो चीज़ें ऐसी ऐसी की हैं। मतलब सबसे पहले तो मैंने नोट्स से स्टार्ट किया। जैसे ऑलिव कोड वगैरह के नोट्स वगैरह आते हैं, मंथली पीडीएफ्स आती हैं, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था सबसे पहले 2019 की अगर मैं बात करूँ। फिर मैंने अड्डा की पीडीएफ्स पढ़ी जो उनकी पर्टिकुलर आती है, एग्जाम से पहले की आती है, तो वो पढ़नी स्टार्ट करी। और उसके बीच में मैंने अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन भी ली थी 2020 में। तो मैंने कपिल काठपाल सर को भी बहुत फॉलो किया। मतलब बहुत सारे सोर्सेज फॉलो किए, बट फिर भी हो नहीं पा रहा था। फिर एंड में मैंने अफेयर क्लाउड की पीडीएफ स्टार्ट की थी, मंथली पीडीएफ्स आती हैं उसकी जो।
तो उससे हो गया है मेरा। और ओके। मैंने साथ साथ में इसके अफेयर क्लाउड की पीडीएफ करती थी, और मंथली फिर वो ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ आती थी। मतलब 2-3 पीडीएफ्स को मिला के करेंगे ताकि जो न्यूज़ एक में कवर नहीं हुई है वो मतलब दूसरी में कवर हो जाती है, तो इस तरह से हम सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए जीएस का तो आपने डिफरेंट सोर्सेज से अपने नॉलेज को बढ़ाया। दूसरी बात जो आपको रीजनिंग, जो आपको कंपैरेटिवली इजी लगा, रीजनिंग की तैयारी कैसे करी आपने? सर रीजनिंग की मैंने सबसे पहले तो मैंने तैयारी की ही, मैंने बहुत कम टीचर्स को फॉलो किया। मैंने मतलब प्री की तैयारी तो मैंने खुद ही की थी। प्री मुझे मतलब इजी लगता था स्टार्टिंग से ही, जो भी प्री में आता है वो मतलब मुझसे हो जाता था इजीली, बस स्पीड इंक्रीज करनी थी। और जो मेंस की पजल्स थी वो मुझसे हो जाती थी, बट मुझे मेरा जो मेथड था उसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया, मतलब उनका थोड़ा मेथड डिफरेंट था, तो मैंने उस मेथड से ट्राई किया जिससे कि इजीली होने लग गया था। ओके, तो अंकुश लांबा नाम है उनका, अनअकैडमी से। अनअकैडमी। ओके, वेरी गुड। और चलिए रीजनिंग को जनरली, जैसे आपने कहा कि रीजनिंग का प्रीलिम्स तक आपने खुद से तैयारी करी, जनरली क्या होता है कि बैंकिंग पीओ की रीजनिंग काफी अच्छे लेवल की रहती है। मैंने तो, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है अभी रिसेंटली पेपर्स को, तो एसबीआई की रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की है, पीओ की, आईबीपीएस पीओ की भी बहुत अच्छे लेवल की है। एसबीआई पीओ तो इवन टचिंग टू द लेवल ऑफ कैट वो टच कर देता है राइट। रीजनिंग के क्वेश्चन में। तो रीजनिंग का आपके हिसाब से कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन आप ये जानते होंगे, समझते होंगे कि करीब 90% बच्चों के लिए रीजनिंग एक टफ टास्क होता है। जो जो खासकर अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है या इंजीनियरिंग नहीं करा है, जनरल ग्रेजुएट्स हैं इस तरह के, तो उनके लिए टफ हो जाता है। चलिए काफी ये रहेगा। अच्छा, ये बात बताइए कि एक बच्चा जो सिंपली ग्रेजुएट है, मान के चलिए आपको एक हिस्ट्री ग्रेजुएट है, ठीक है ना, कॉमर्स ग्रेजुएट है, वो बच्चा रीजनिंग की तैयारी को लेके क्या करना चाहिए उसको? सो मुझे लगता है कि खुद ट्राई करने से पहले एक बार आप किसी एक टीचर को फॉलो करके मतलब उनके मेथड को देखिए कि वो किस तरह से, जैसे पजल्स हैं तो आप देखिए कि वो किस तरह से पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, बट हमें क्या करना है, हमें मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए अगर हमें एक प्रॉपर मेथड पता होगा, या फिर अंकुश लांबा सर है जैसे कि, या फिर पुनीत सर है, मतलब बहुत से टीचर्स हैं अनअकैडमी पे, या फिर अगर आपके पास अनअकैडमी नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जरूरी नहीं है एक टीचर को ही ब्लाइंडली फॉलो करते रहिए। मान लीजिए आपको पजल्स एक टीचर से समझ आ रहा है तो वो उनसे करिए। अगर कोई और है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, वो किसी और टीचर के मेथड से अच्छी तरह से समझ आ रहा है तो वो उससे करिए। मतलब अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करके एक बारी मेथड देखिए, उसके बाद में उसको खुद सॉल्व कीजिए। मतलब मेरा ऐसे होता था कि मैं डेली के 5 पजल सॉल्व करती थी, 5 या 10 प्री के, या फिर 5 अल्फान्यूमेरिक सीरीज। हर क्वेश्चन के 5 क्वेश्चंस डेली के सॉल्व करते रहिए, तो उससे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपको वो याद भी रहेगा कि किस तरह से करना है उसको। ओके, मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि अलग अलग सोर्सेज से जहां से अच्छी चीज मिल रही है उसको लीजिए, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि बच्चे जब यूट्यूब पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं कि वो खुद को रैंडमाइज कर ले रहे हैं अलग अलग सोर्सेज देखने के चक्कर में। मतलब वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है, और वो अगर बैठ के अगर पजल देख रहे हैं तो फिर वो पता चला कि उसके साथ सबका पजल देख रहे हैं, ठीक है, सबकी सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं। अब वो उस कारण से क्या हो रहा है कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह का डिस्ट्रैक्शन 95-94% स्टूडेंट्स में पाया गया है, जिनका सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पा रहा है। राइट सर। एक्चुअली क्या होता है कि सर जो भी लोग क्लियर कर लेते हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो भी अपना चैनल खोल करके वो भी मतलब पजल्स की वीडियोस डालना सॉल्व कर शुरू कर देते हैं कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, बट कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं टीचर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक दो ऐसे टीचर्स को फॉलो कीजिए जो कि वाकई में बहुत अच्छे हैं, जैसे अंकुश लांबा सर हो गए या फिर पुनीत सर हो गए। ज़्यादा सोर्सेज पे जाने से अच्छा है कि आप एक दो टीचर्स को फॉलो कर लीजिए, जिसका जो समझ में आ रहा है बस उसी पे फोकस कीजिए। फाइनली हाँ, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का, चलिए हो सकता है कि आप आपका अपना डिसिप्लिन लेवल हाई हो,
उस तरह का डिसिप्लिन लेवल सारे बच्चों में नहीं होता, उसको मन करता रहता है कि ये आई बटन को क्लिक करूं, ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, है ना। क्योंकि इस केस में जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो यू मस्ट बी वेरी डिसिप्लिन्ड कि आपको क्या चाहिए। आपने पजल देखना है, आप पजल देखो। अब वहां पे कुछ और भी आ रहा है रीजनिंग का, वो भी देखने लगे, कुछ इस तरह की चीजें होती सर हैं। ऐसा होता था मेरे साथ भी बहुत बार, मतलब डिस्ट्रैक्शन एक अलग ही लेवल का होता है, और एक तो वो जो फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर हम फ़ोन उठा लिए तो एक बारी अगर इंस्टाग्राम ऑन हो गया तो वो हो ही गया। तो इस वजह से मैंने तो मतलब ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम मैंने बहुत बार तो बहुत टाइम तक तो मैंने बल्कि सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करके रखा। मतलब मेरे फ़ोन में ना इंस्टाग्राम था ना फेसबुक, बस बैंकिंग के प्रिपरेशन की सब चीज़ें थी मेरे पास। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़ें। हाँ, तो क्योंकि अगर यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो अड्डा अड्डा 247 पे जाइए। वहाँ पे मतलब वो डेली के क्वेश्चंस डालते हैं, क्विज वगैरह, तो वो सॉल्व कीजिए। अगर आप डेली के 5-6 क्विज भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको पजल्स भी आ जाएंगी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी आ जाएंगी, तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। चलिए ये इस तरह से कर सकते हैं। आप एक बात बताइए कि रीजनिंग हो गया, क्वांट सेक्शन में कौन सी बुक पढ़ी थी, किस तरह से तैयारी करा था? सर क्वांट सेक्शन मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था। मतलब क्वांट का जो ऑब्वियसली जो सबको लगता है अरिथमेटिक वाज वेरी डिफिकल्ट। हालांकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड भी था, कंप्यूटर बैकग्राउंड भी था, बट फिर भी जो बैंकिंग में आता है वो कुछ डिफरेंट ही लेवल होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आर एस अग्रवाल की बुक बाई की, तो बट वो बुक सॉल्व नहीं होती है। सो आई विल सजेस्ट कि बुक तो बाय करिए ही मत, क्योंकि बुक्स कभी भी इतनी मोटी वो बुक है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा उसको इजीली सॉल्व कर पाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा वाला ही डेडिकेशन या पेशेंस चाहिए होगा। सो उससे बेटर है कि आप किसी एक एजुकेटर को फॉलो कीजिए, उसके मेथड्स देखिए और अपने आप ही जितने क्वेश्चंस नेट से मिलते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने आशीष अरोड़ा सर हैं उनको फॉलो किया। मतलब ही इज जीनियस इन मैथमेटिक्स, मतलब इन क्वांट्स। ओके, तो आशीष हाँ, अरोड़ा तो सर यानी मीन्स अड्डा 24/7, अनअकैडमी। अनअकैडमी वाले, अनअकैडमी, ओके, अनअकैडमी जी वाले। सर। और उनके फ्री वीडियोस भी बहुत हैं, मतलब फ्री के कोर्सेज हैं बहुत सारे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो भी ठीक है, अगर आप नहीं भी बाय कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा। तो मतलब मैंने सबसे पहले तो मैं ऐसे ही करती थी, मैंने अरिथमेटिक किया ही नहीं था। मतलब प्री में मैं ऐसे करा करती थी कि अरिथमेटिक छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें करो तो हो जाएगा। हो भी जाता था, बट ऐसा है कि मेंस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अरिथमेटिक में ही पजल जो डीए वगैरह वो भी उसमें से ही आएंगे। तो ओके, फिर मैंने उनके एक पूरे बैच को फॉलो किया और उसमें से कंसेप्ट वगैरह क्लियर किए, क्वेश्चंस किए, जिससे कि हो गया था मेरा। ओके, चलिए। और अब ये तो क्वांट से करा, जैसे हम लोगों के टाइम का था, जैसे आप लोग अभी के टाइम में तैयारी कर रहे हो। हम लोग 8 साल 9 साल पहले वो बस वो उससे करते थे, बुक से ही करते थे, ठीक है ना। बहुत ये डिफरेंस लगता है थोड़ा अभी के बच्चों के बारे में के को सुनते हैं। तो अभी इतनी सारी मतलब इनन्यूमरस मटेरियल्स ऑनलाइन मीडिया पे पड़े हुए हैं। उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में एक था इस अड्डा वाले का, एक ही था, उसने स्टार्ट करा था बैंकर्स अड्डा करके। इसका कुछ भी नहीं था, और बैंकर्स अड्डा एक इसका साइट था, बस उसपे वो जनरल करंट अफेयर के कैप्सूल्स डाला करता था, ठीक है ना। बस सिंपली वो और एक दो टर्मिनोलॉजी डाला करता था, बस बैंकिंग रिलेटेड, बस वही चीजें थी। और फिर ये इस तरह के थोड़े से सेंसेशन वाली चीजें की क्या रैंक हो रहा है, पोलिंग कराते थे वो लोग, ठीक है। तो ये सब चीजों का था, वो बहुत कम फॉलो करते थे हम लोग। हम लोग जनरली बुक्स खरीद के रखते थे, उससे पढ़ते थे, और मैक्सिमम प्रैक्टिस तो बुक से करा। लेकिन बहुत डिफरेंस जो इधर आया है पिछले 5-6 सालों में, बच्चों का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो चेंज कर गया। और साथ ही साथ कोविड के कारण बहुत ज्यादा बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए। और सच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक आपके पास चॉइस भी है कि आप जो चाहो जहां से चाहो आप उसको ले सकते हो। ये आपकी जिम्मेवारी, अगर आप पूरे तरह से डिसिप्लिन्ड हो, आपको आइडिया है कि आपको करना क्या है, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का यूज बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, जी और सर। आप अपना दायरा भी बहुत बढ़ा सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है पलक कि आपने उसको अच्छे से यूज करा। और एक और चीज, इंग्लिश की तैयारी कैसे करी? सर इंग्लिश की मैंने कोई एज सच
किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया है। मैंने जस्ट उसके क्विज मॉक्स ये सब चीज़ें दी और साथ में थोड़ी रीडिंग की थी। वो कैब ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही वास्ट है, मतलब वो कहीं से भी आ सकता है। तो ओके। उससे बेटर है कि आप आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कीजिए और जो बाकी ग्रामर पोर्शन है उसको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका ओवरऑल अच्छा स्कोर आ सके। तो स्टार्टिंग में मेरा इंग्लिश में बहुत कम स्कोर आता था, मतलब लास्ट ईयर भी मुझे लग रहा है 2020 के मेंस में मेरे इंग्लिश के स्कोर बहुत कम थे, मतलब आई गॉट ओनली आई थिंक 14 इन पीओ मेंस लास्ट ईयर, ओके। बट दिस टाइम आई गॉट 24, सो बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस था मार्क्स। मेरे लिए वो। गुड। जी सर। तो मतलब मैंने बस मॉक्स दिए थे बहुत ज़्यादा और उनको मतलब एनालिसिस उसका अच्छे से किया कि मैंने क्यों गलत किया, क्या गलती हुई है, उसको एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो आपके लिए वो हो जाएगा इम्प्रूव अच्छे से। और ओके। जो ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए सबसे पहले तो। ओके, हाँ वो बहुत जरूरी है। तो ग्रामर के बेसिक रूल्स को लेके, क्योंकि ग्रामर बहुत दिन तक याद रहता नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो ग्रामर का बेसिक रूल्स कहाँ से पढ़ा आप? सो बेसिकली मेरा मुझे लग रहा है इंग्लिश स्कूलिंग से ही अच्छा चल रहा था, तो उस वजह से मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ग्रामर के बेसिक रूल्स। मतलब आई वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एट स्कूल, मतलब मैं तारीफ नहीं करना चाहूँगी अपनी, बट ये मतलब इंग्लिश तो मतलब आप। मुझे स्कूल टाइम से बहुत अच्छा लगता था। तो ओके। मतलब हाँ जी, तो इंग्लिश मेरा शुरू से अच्छा रहा तो इस वजह से ना मुझे ग्रामर के रूल्स आते थे। बट अगर कोई फॉलो करना चाहे तो अरिहंत की एक ग्रामर की बुक आती है, तो उससे आप अच्छे से रूल्स कर सकते हैं। उस बुक में सारी चीज़ें बहुत ईज़ी वे में और अच्छे वे में दी हुई हैं, मतलब एक बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक आप उस बुक से जा सकते हैं ईज़िली। वेरी गुड। ओके, चलिए यार, रिहान एक्सपर्ट्स की बुक। ओके, वेरी गुड। जी। अब चीजें, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सारी चीजें तो आपने करी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में से एग्जाम दे के निकले रिटर्न का, आपको क्या लगा था कि क्या होगा? सर सीरियसली स्पीकिंग आई वाज वेरी श्योर कि मेरा हो जाएगा, ओके। मतलब दिस टाइम आई वाज वेरी श्योर, डैम श्योर कि मेरा हो जाएगा। बट जब एग्जाम हॉल से निकले आई वाज जस्ट वरीड कि कट ऑफ के बिल्कुल पास में ना हो जाए। हालांकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि अच्छा होगा, बट मैंने सोच लिया कि माइंड में ऐसे सोच के चलो कि कट ऑफ के बिल्कुल पास में ही है तुम्हारा स्कोर और तुम्हें इंटरव्यू में बेस्ट करना होगा तभी क्लियर होगा। तो बट कट ऑफ से काफ़ी अच्छा था, 95 स्कोर आया था मेरा हाँ, मेंस नहीं, में। काफी बेहतर आपका परफॉर्मेंस था, और कट ऑफ से काफी ऊपर था, तो ऑलरेडी आपका सिलेक्शन, जहां तक मैंने एक निकाला था लिस्ट जी कि आपने हाँ इतना, बताया। हाँ इतना इतना नंबर है, शायद मैंने आपको बोला था कि आपको पास वास भी कर दे जी तो जी जी निकल आपने बोला जाएंगे। था कि अगर आपके 40-50 भी आएंगे, मतलब पासिंग मार्क्स आएंगे तो भी आपका हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो राइट। अब तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छे, आप एक बात बताइए कि आपके आपके घर में जो आप हैं फैमिली में, इससे पहले बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग हैं? सो मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, बट मेरे पापा के जो सिस्टर हैं वो बैंक में थे, तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम ना उनके बैंक में गई थी जब मैं 10th क्लास में थी, तो तभी से कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में बैठा हुआ कि यार मुझे यहाँ पे बैठना है एक दिन। तो इसी वजह से मैं कोई और जॉब कर ही नहीं पाती, मतलब मैंने इतनी ज़्यादा जॉब्स की हैं, मैंने टीचिंग किया है स्कूल में, मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी दिया है और मैंने आईटी में भी काम किया बहुत बार, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगता था हर बार, मतलब पैसे कमा रहे हैं ठीक है, बट एक जो सेटिस्फैक्शन होती है इंटरनल वो नहीं आ रही थी, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में था कि नहीं यार वो बैंकर वाली फील नहीं आ रही। ओके। चलिए, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका, आप इन्फोसिस में वर्किंग थी, ठीक है ना? जी सर। तो वर्क करते हुए आपका तो शायद कम टेन्योर था, ठीक है, जी 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 टू इन्फोसिस में। मंथ्स ही हुए थे अभी। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इन्फोसिस में, इन्फोसिस को छोड़ना, क्या उसको लेके थोड़ा सा एप्रीहेंशन है कि हाँ मुझे छोड़ना चाहिए था, कि क्या छोड़, या आप मन में आपने बना लिया था कि मुझे बैंकर बनना है और मैं इसको छोड़ूंगी? सर वैसे तो मैंने इससे पहले भी आईटी में 2020 में काम किया था और वो मैंने इसीलिए छोड़ा था कि मुझे बैंकर ही बनना था, मतलब मैंने 2021 में मैंने फेब में जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे एक साल एटलीस्ट डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना है बैंकिंग का। फिर मैंने सोचा कि अगर एक साल में नहीं हुआ फिर कहीं ना कहीं आईटी में जाना पड़ेगा, मतलब वो ऐसा था कि करना पड़ेगा।
तो फिर इन्फोसिस आया, तो मुझे ऐसा था, जब इन्फोसिस ज्वाइनिंग की तो मुझे ऐसा था माइंड में कि अगर मेरा पीओ में हुआ फिर तो आई विल ज्वाइन, बिकॉज मेरा थोड़ा गोल है बड़ा। और अगर क्लर्क में हुआ फिर आई विल नॉट ज्वाइन, आई विल प्रिपेयर अगेन फॉर पीओ, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में ऐसा है कि मतलब आई एम अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो मुझे ऐसा होता है कि प्रमोशंस ले लेकर इस लेवल तक जाना है, मतलब रिटायरमेंट से पहले मुझे यहाँ तक पहुँचना है, जो कि क्लैरिकल में पॉसिबल नहीं होगा, तो इस वजह से मुझे पीओ चाहिए था, तो अब मिल गया है। ओके। क्लैरिकल की एक बात बता दूं मैं कि क्लैरिकल में भी प्रमोशन अब बहुत फास्ट हो गया है। ठीक है, आप तो अच्छा, पीओ बन गए, अच्छी बात। अब तो बहुत अच्छा जी है सर। कि आप पीओ बन गए, बट क्लर्क जो होते हैं वो भी अगर 3 साल जॉब करा उन्होंने, 3 साल के बाद जनरली एलिजिबल हो जाते हैं। मास्टर्स डिग्री वाले 2 साल में ही एलिजिबल हो जाते हैं क्लर्क में, और वो फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर या ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। फिर उनको सारा कुछ जो प्रमोशन फैसिलिटीज है वो ऑफिसर की मिलती है, ऑफिसर के हिसाब से कंसीडर होते हैं वो। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा प्रोमोटी वाला टैग नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं। बैंकिंग की ये बहुत बड़ी खासियत है कि जो क्लरिकल से ऑफिसर में आया है उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। उसके उसके पर्क्स एंड अलायंसेस एंड इंसेंटिव्स जो होते हैं ना, वो सारे ऑफिसर वाले होते हैं। मतलब सब ऑफिसर जो डायरेक्ट, ऑफिसर में भी फास्ट प्रमोशन है। हाँ ऑफिसर, हाँ ऑफिसर में भी है। तो आप तो ऑफिसर बन गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्लरिकल में भी अगर किसी बच्चे का होता है तो वो प्रमोशन ले सकता है। जैसे मेरे साथ जो ऑफिसर था वो क्लर्क में था, उसने 3 साल के बाद प्रमोशन ले लिया तो ऑफिसर बन गया था। तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी ऑफिसर लेवल में भी प्रमोशन तो है ही, फास्ट ट्रैक प्रमोशन है, नॉर्मल ट्रैक प्रमोशन है, तो डिपेंड करता है। फिर मैं प्रमोशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कहाँ तक एक पीओ जा सकता है, उसकी एज में अगर उसका सिलेक्शन होगा तो कहाँ तक जा सकता है। अभी सर्टिफिकेट एज लगभग आपकी कितनी होगी? सर्टिफिकेट एज सर 26। 26 है, तो काफी टाइम है अभी आपके पास रिटायरमेंट से पहले तक। आप काफी इवन जीएम सीजीएम के रैंक तक जा सकती हैं आप आराम से। और फास्ट प्रमोशन लिया तो फिर तो कोई कह नहीं सकता कि कहाँ तक। सो फास्ट ही लेनी है मुझे। हाँ, फास्ट प्रमोशन अगर मेरिट ट्रैक में होता है, दो तरह का प्रमोशन होता है, मेरिट ट्रैक एंड नॉर्मल ट्रैक। मेरिट ट्रैक में अगर आप प्रमोशन लेते चले गए तो हर एक 3 साढ़े 3 साल में आप प्रमोट होते चले जाएंगे। तो आपको 18 से 20 साल लगेंगे सी जीएम बनने में, उसके बाद फिर आप ईडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बैंकिंग में। तो ये एक अगर आप अगर है कि हाँ भाई मेरे को उधर पहुंचने का है, ठीक है, तो फिर आपको वहां से पढ़ना वढ़ना सब, जैसे ही ज्वाइन करेंगी आप जेआईबी ये सब करना और सर्टिफिकेशन लेना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस से रिलेट का इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस देता है, वो सारे सर्टिफिकेशंस लेना आप चालू कर देना, तो आप अच्छी तरह से पहुंच जाएंगे। प्रेशर तो है, प्रेशर हैंडलिंग करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। आउट ऑफ स्टेट अगर प्रमोशन पोस्टिंग देता है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा प्रेशर हैंडलिंग। स्टेट में देगा तो क्योंकि आप नॉलेज है आपको उसके लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन कर सकते हो आप, तो आप तो शायद पंजाब से है। जी सर, पंजाब से। हाँ, तो पंजाब में रहेंगे तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छे से। जो रूरल में भी दिया तो आप, आई होप कि पंजाबी आपको बोलने आती होगी। जी सर, अच्छे से। हाँ, तो वो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैक्सिमम आपको पंजाबी ही बोलना पड़ेगा अगर पंजाब में रूरल में दिया तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो आपको उस तरह से डील करना पड़ेगा, तो उधर तो हो जाएगा। जी। अदर देन दैट अगर कुछ स्टेट में देता है, क्योंकि लेकिन अब लड़कियों के लिए स्केल 3 तक मिनिमम लोग वो मैनेज कर रहे हैं बैंक वाले कि आपको जो पोस्टिंग हो वो आपके स्टेट में रहे या आपके जी सर, मैंने भी सर्किल में, सुना था इसका। हाँ सर्किल में रहे। तो वो अच्छा है, अभी आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। और बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है लड़कियों के केस में, कि हाँ भाई कोई इशू ज्यादा ना हो। अब जी, जी। दिक्कतें तो हर जगह रहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, बिल्कुल डिपेंड सर। करता है आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर आप वहाँ पे, जैसे बहुत से लोगों का है कि बैंक उन्होंने ज्वाइन कर लिया है बट उनको थोड़ा सा भी मन नहीं है बैंक में आगे बढ़ने का, क्योंकि बहुत जल्दी उनको नौकरी मिल रही थी। क्योंकि बैंकिंग का जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत फास्ट है, 8 से 9 महीने में बहुत कुछ रिजल्ट आ जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इस कारण से लोग देते हैं, लेकिन आगे चल के फिर बहुत सारे लोग ड्रेन आउट करते हैं, छोड़ते हैं यहाँ से। बट चलिए, अगर आपने एम करा है और आपको लग रहा है कि नहीं आपको बैंकर बनना है तो बहुत अच्छा है, बहुत
ट्रांसपेरेंट प्रमोशन होता है, उसमें कोई दिस दैट नहीं है। रिटर्न में बैठो, रिटर्न में अच्छा मार्क्स लाओ, जैसे आईबीपीएस है ना, रिटर्न में जितना जी अच्छा जी मार्क्स लाओगे फिर इंटरव्यू में आपको स्केल 4 तक इंटरव्यू और रिटर्न होता है, तो स्केल 4 तक तो आप अपने कैलिबर से आगे बढ़ सकते हैं। फिर वहां भी वही है, 20 नंबर्स आपके इंटरव्यू के होंगे, 80 मार्क्स 80% आपके रिटर्न के होंगे। ठीक है, तो यही काम वहां भी चलता है बैंक के अंदर में भी। तो ये आपका अपना, और थोड़ा सा हल्का फुल्का सीनियर अथॉरिटी के साथ कुछ बोला तो अच्छा ठीक है चलो हटाओ, मतलब एक थोड़ा सा हटाते चलो, ऐसा ऐसा करेंगे तो आगे निकलते चले जाएंगे। तो और फिर चीफ मैनेजर के बाद तो एजीएम के लिए, फिर वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, देन दे टॉक अबाउट द बिजनेस फिगर्स एंड ऑल। चलिए ये सारी चीजें तो हो गई। अब ये बताइए कि मेरे जो भी है, आपने मॉक इंटरव्यू का प्रिपरेशन करा था या हमारे साथ अटेंड करा था, उसके अलावा मॉक इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा? सॉरी, मॉक सो नहीं, मैंने रियल इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए। सो मैंने जो भी आपने फीडबैक दिया था बेसिकली मैंने उसी पे काम किया था। ओके। जैसे आपका जो मॉक इंटरव्यू हुआ था तो उसमें बहुत सी चीजें आपने बताई, मतलब बहुत डीप एनालिसिस किया था। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज मैंने देखा है मॉक इंटरव्यू अगर होते हैं 15 मिनट 20 मिनट, बट आपने 1 घंटा लिया एंड इट्स अ बिग थिंग है ना। तो मतलब उस वजह से बहुत ज़्यादा मैंने एक एक चीज़ को ध्यान में रखा कि जो जो भी गलतियाँ मैंने यहाँ पे की हैं या फिर आपने जो जो भी चीज़ें बोली हैं तो वो सब चीज़ें इम्प्रूव की। जैसे आपने कहा था कि बैंकिंग नॉलेज इम्प्रूव करना है, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। और स्टॉक्स के बारे में आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे मैम ने या सर ने, तो वो चीज़ें जो मुझे नहीं आई वो सब चीज़ें मैंने मतलब पढ़ी उसके बाद में। तो मतलब बेसिकली मैंने वो सब चीज़ें कर ली थी जो कि आपने बोला कि कम है, ताकि मतलब मुझे ऐसा था कि कॉन्फिडेंस तो है बट नॉलेज के बेसिस पे भी थोड़ा कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तो था मुझ में, वो भी आपने बोला था, तो थोड़ा ओके, और कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा। चलिए बढ़िया है। और ये बताइए कि इंटरव्यू में जब आप गए थे, कुछ अंदाज से अगर दो चार क्वेश्चन याद हो कि जो पूछा गया था तो थोड़ा बता दीजिए। सर इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू 10 to 15 मिनट्स चला था। तो उसमें बहुत ही मतलब बहुत ही चिल्ड आउट इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया। उनको बोले, सर बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मेरा ऐसा सा था कि मुझे लगा कि अगर इंग्लिश में बताया ना तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि रट्टा मारा हुआ है, मतलब ऐसा थोड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने हिंदी में बात करना स्टार्ट। और सर उससे पहले ना मैं एक इंटरव्यू से पहले की चीज़ बताना चाहूँ जो कि मेरे केस में बहुत ज़्यादा जिसने हेल्प की। मैंने ये यूट्यूब पे किसी टीचर ने बताया था कि आप क्या करिए, इंटरव्यू से पहले ना जो भी बाहर आपके साथ में लोग बैठे हैं आप उनसे बात कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। आप उस जोन में पहुंच जाते हैं कि आज मुझे बात करनी है लोगों से। तो आई वॉज इन दैट पर्टिकुलर जोन, मतलब मैं बाहर सबसे बातें कर रही हूँ, मतलब थोड़ा हंसी मजाक, बहुत ही चिल्ड आउट माहौल हो गया था। तो अंदर गई तो बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि इंटरव्यू है। 5 मिनट्स तो मतलब मैं ऐसे आराम से बात कर रही हूँ, उसके बाद में वो भी थोड़े ऐसे ही हो गए थे कि चलो बातें करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने मेरे सिटी के बारे में पूछा था कि क्या स्पेशल है आपकी सिटी में, तो वो मैंने बताया। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि आप कहाँ, मैंने इन्फोसिस के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा इन्फोसिस के बारे में कुछ बताइए, उसके एमडी सीईओ कौन है, वो सब चीज़ें। फिर वो वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो सब पूछे थे। फिर उन्होंने कहा कि क्या पढ़ के आए हो आप बैंकिंग के बारे में। तो मैंने ना लास्ट जो आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया था उसमें मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने बोल दिया कि मैंने ये टॉपिक पढ़े हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं उसको आंसर नहीं कर पाई, जो कि बहुत नेगेटिव गया था। तो इस बार मैंने उस गलती को इम्प्रूव किया। मैंने ये बता दिया, मैंने कहा सर बेसिक्स पढ़ा है, मतलब मैंने ऐसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नाम नहीं लिया कि मैंने वेरी ये गुड। चीज़ पढ़ी। मैंने बोल दिया कि सर मैंने बेसिक्स पढ़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैंने सर इंटरव्यू इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ, तो मैंने ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं की। तो उन्होंने मुझसे बस बेसिक क्वेश्चन पूछा कि आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, बस इतना बता दीजिए। वो मैंने बताया था। और बस इतना ही हुआ था इंटरव्यू। आईटी के बारे में एक दो क्वेश्चंस पूछे थे तो वो मैंने बता दिए थे। ओके, That's it. इंटरव्यू से निकलने के बाद का कैसा रहा था आपका, कि आपको क्या लगा कि होगा कि क्या होगा? सर इंटरव्यू से बाहर निकलने के बाद मतलब आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू था इससे पहले वो बहुत ही बुरा गया था। उसमें मतलब मेरा स्कोर बहुत कम आया था, मतलब आई गॉट ओ, जस्ट 50,
जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया था। तो दिस टाइम आई वाज वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि पता था कि हो जाएगा। मैंने सब चीज़ें अच्छे से की नहीं एंड आई गॉट चलिए। 70। और आपने जो एनालिसिस किया था उसमें भी वो नियरली 70 था, तो उतना ही स्कोर आया था। हाँ, वो मैंने किया था कि कहीं हमने कोशिश करी थी, हम तो एक तरह से जैसा बात बात करते रहते हैं ना हमारे सीनियर जी से, सर। तो इंटरेक्शन होता रहता, तो आइडिया लगता रहता कि ये कैसा आदमी है, टीजीएम जो हमारा है वो कैसा आदमी है, सीजीएम है वही सब बैठता है इंटरव्यू में, तो थोड़ा आइडिया रहता है। तो क्या होता है ना कि आप देख रहे होंगे जो लिस्ट हमने बनाई थी, जिसमें हाँ जी। हमने जिसको जिसको फाइनल अलॉटमेंट के लिए लिखा था उसमें से 90% फाइनल हो ही गया है और राइट। बच्चे हो गए, और बाद बाकी कुछ बच्चे थे अनफॉर्चुनेटली उनका मेंस में काफी कम मार्क्स था, लेकिन उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम लोग तो इंटरव्यू के बेसिस पे जज कर रहे थे, हमारा हम तो वी वेयर इन डार्क कि उनको क्या आएगा मेंस में मार्क्स। तो राइट। वो कम हो गया तब हम लोग समझ गए थे कि जैसे 1-2 मार्क्स ऊपर है तो बहुत मुश्किल है, फिर भाई बच्चा मतलब 95 96 लाएगा इंटरव्यू तब हो पाएगा। तो ये था कि मुश्किल है थोड़ा सा, बट देखते हैं। तो वो भी, लेकिन इंटरव्यू के बेसिस पे आप सोचिए, पुलकित शेखावत जो लड़का है उसको 78 दिया था, उसको इंटरव्यू में भी 78 आया, उसका एकदम एग्जैक्ट आया वही नंबर, मतलब इसी तरह का हाँ नंबर जी। आया। तो मीनाक्षी जो थी एक लड़की आपके हरियाणा से, उनको मैंने 80 दिया था, उसको सच में 80.5 आया। तो जी। वो इस तरह से हमने सोचा था कि थोड़ा वो सा, बहुत ही क्लोज एनालिसिस था। हाँ हम लोग एक्चुअली बैठ के इसीलिए उस समय में उस दिन नहीं करते थे, उस दिन अच्छे से बात करते थे। अब जैसे आपके बारे में था, आपके बारे में सच बताऊं तो हम लोगों ने आपके बाद सोचा, मतलब 10 मिनट बात करते थे कि क्या होगा इनका, कैसे करें। तो बोले कि हो तो जाएगा, पता नहीं कहीं बैंक बैंक वाले मैटर में फंस ना जाए। तो यही हम लोग का ये स्टेटमेंट था कि बैंक वाले मैटर में इसको फंसाएगा, बात बाकी तो सब सही है, लड़की का पूरा परफेक्ट है, सारा इनको सारा जो भी एथिक्स होता है, कटसी होती है एक इंटरव्यू की, वो सारा इसको पता है। बैंक वाला चीज अगर ज्यादा पूछ दिया कहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अच्छा हो कि इससे जनरल जनरल चीजें पूछे वो उस समय के हिसाब से। उसके बाद आपने तो इम्प्रूव करा ही, आपने उसको बहुत डिप्लोमेटिकली बोला भी कि मैंने बेसिक करा है सर, मैंने ऐसे नहीं। जी। वेरी गुड, ये रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, कि वो पहले की गलतियों से रेक्टिफाई करके चीजों को बढ़ाएं, और तो आपने आपका सिलेक्शन भी इतने आराम से हुआ, और भगवान की कृपा से आपने, मतलब भगवान की कृपा साथ ही साथ आपके एफर्ट से आपने मेंस में इतना अच्छा नंबर लाया कि बहुत बेहतरीन। आई वो जब आपका मेंस का मार्क्स मैंने मुझे पता चला तो मैं फिर कॉन्फिडेंट था ये इसका होगा, उसमें टिक कर लिया था मैंने कि ये इनका होगा, होना ही। तो फिर इस तरह का अनटिल अनलेस कुछ अब कह नहीं सकते, नॉर्मल रहेगा तो जाएगा, होगा ही। तो बहुत अच्छा उस समय भी रहा था आपके साथ जो इंटरेक्शन था, वेरी गुड। बहुत एकदम लग रहा था कि किसी परफेक्टली कॉर्पोरेट आदमी से, जो परफेक्टली ये काम कर सकता है, मैनेजरियल स्किल्स इसमें डेवलप की जा सकती है अगर इसको राइट पाथ पे गाइड किया गया तो वो सारी चीजें हमने आप में देखी थी। बहुत बढ़िया था पलक आपका, और बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, और देखा मैंने कि किस तरह से हम तैयारी करते थे, किस तरह से अभी के बच्चे तैयारी करते, काफी डिफरेंस आता जा रहा है। जी, बहुत ठीक ज्यादा है। डिफरेंसेस है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत लेकिन फिर भी चलिए, एग्जाम निकाल लेना, निकालना और करना, और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर का अभी भी समाज में इज्जत है, उतना उतनी स्थिति खराब नहीं हुई है। मतलब लोग इज्जत करते हैं कि हाँ चलो बैंक, आपको ये नहीं इज्जत तो बोलेंगे। पूरी देते हैं। हाँ, एक मतलब बैंक बैंक मैनेजर बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि किसी बैंक का है, ब्रांच का, ऐसा नहीं जानते, वो बैंक मैनेजर बिल्कुल सर। है ना। तो ऐसा इस तरह का इज्जत है अभी भी, सोसाइटी में लोग करते हैं। और बिल्कुल आई सर। होप कि आपको जितनी लेट हो सके उतना लेट से ब्रांच हेडशिप मिले, ठीक है ना, क्योंकि ब्रांच हेडशिप में बहुत सर दर्द है। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है, मेरे को स्केल 1 में ही ब्रांच हेडशिप दे दिया था उन्होंने, क्योंकि मैंने लड़ाई कर ली थी एक सीनियर से। तो पनिशमेंट के लिए मुझे ब्रांच हेड बनाया कि इसको ब्रांच हेड ओके। बना। दिक्कत क्या थी कि मैं सब जगह पे वो अड़ंगा लगाता था, नया 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 था ना, तो मैं पढ़ता रहता था रूल, तो मैं इधर साइन नहीं करूंगा, मैं यहाँ ये वाउचर नहीं साइन करूंगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। अब वो जो मैनेजर था, सीनियर मैनेजर, बोला यार ये किसको दे दियो, ये लड़का दिन रात मेरे से बहस करता रहता है कि ये नहीं लड़ाएगा, ये रूल नहीं है, वो रूल नहीं है। तो फिर रीजनल मैनेजर ने क्या करा,
बोला कि इसको ऐसा करो, ये साइन नहीं करना चाहता ना, इसी को ब्रांच हेड बना के दूसरे ब्रांच में भेजो, सब पे साइन करेगा फिर ये। तो उसके बाद ब्रांच हेड बना के भेज दिया। उसके बाद मेरे को हर चीज में साइन करना पड़ता था। वो तो सर आपने उस दिन वो जो वीडियो था आगे गाइडेंस के लिए, उसमें भी आपने बोला था कि थोड़ा ब्रांच मैनेजर से बना के रखिए, मतलब जो हाँ, support थोड़ा है सा उनके साथ ऐसा है अच्छा ना कि रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि रिपोर्टिंग अथॉरिटी वो है, ठीक है ना, जी। बना के रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत सलत करता रहे तब भी बना रहे, नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आपकी हाँ जी, आपको कुछ नहीं कर सकता है वो बंदा, आपके नौकरी को लेके तो कोई इशू नहीं है, आपको हटाया। देखिए अभी जो पीओ होता है, जब कंफर्म हो जाता है, कंफर्मेशन, जब तक आप कंफर्म नहीं होना, बी डिप्लोमेटिक। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितने दिन आपका प्रोबेशन चलता है, शांत रहो। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, मोटी चमड़ी का बन जाओ। बोल रहा है ठीक है चलो हटाओ यार, ठीक, ये ऐसे करो, झाड़ के हट निकलने का। कंफर्म हो जाओ, प्रॉपर हो जाए सब कुछ, तब आप रूल रेगुलेशन को लेके स्ट्रिक्ट हो जाने का है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है। आप अगर रूल के हिसाब से हैं, आप अगर सर्कुलर के हिसाब से हैं, तो सीएमडी का पावर नहीं है कि आपको कुछ कर सकेगा, क्योंकि एक कन्फर्म्ड ऑफिसर को हटाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, ठीक है। नहीं तो नॉन कन्फर्म्ड ऑफिसर को हटाने के लिए कोई भी डीजीएम या अबव लेवल का अधिकारी होगा वो हटवा देगा, ठीक है, नॉन कन्फर्म के। तो इसीलिए उस समय डिप्लोमेटिक रहना है, साल 1.5 साल थोड़ा संयम से रहना है बस। बाद बाकी तो फिर आप वो शेर हो जाएंगे, फिर आप ही पढ़ाएंगे सबको, ऐसा हो जाता है ना। तो हाँ ये है, मैं थोड़ी रियलिटी की बात कर लूं कि प्रेशर है, हैंडलिंग अगर आप आप कर लेंगी, आपका जैसा पर्सनालिटी है आप मैनेज करोगे, सब मैनेज करता है तो चलिए। लेकिन आपकी है उस मुझे तरह, लगता है प्रेशर तो अभी हर एक फील्ड में है ही हर एक फील्ड में। नहीं है। हाँ, जिस तरह का हवा बैंकिंग में बना, देखिए बैंकिंग पब्लिक डीलिंग का काम, इस कारण से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि जो चीजें आती हैं आपके पास बहुत रैंडम आती है। पब्लिक डीलिंग में जो है, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज का आदमी हो, स्टेट सर्विसेज का आदमी हो, हाँ जी। बैंकर्स हो, वो पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो पब्लिक डीलिंग में क्या है कि आपको रैंडम चीजें आएंगी और वो आपको परेशान करती, तो इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत है। ब्रांच हेड बनने के बाद क्या होता है, जैसे हम लोग ब्रांच हेड हैं, रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर डायरेक्ट कस्टमर बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं करते हैं, ठीक है। आपके पास ज्वाइंट मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, क्लरिकल स्टाफ्स होते हैं, तो उनको पहले अप्रोच करते हैं वो, तो वो उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। तो जनरली लेकिन ब्रांच हेडशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती, मतलब ब्रांच में घुसने से, मतलब ताला खोलने से लेकर ताला बंद करने तक की जिम्मेवारी ब्रांच हेड की रहती है। हाँ, एक बार मैं बताता हूँ बड़ा अच्छा इंसिडेंट। एक बार रात में क्या हुआ ना कि ब्रांच है गुजरात में, जहाँ पे मैं पोस्टेड था, वो बहुत इंटरनल एरिया में है, इंटीरियर में है। तो वाव करके इंटरनल एरिया में ब्रांच था। वहां का क्या हुआ पता नहीं, कौन सा जानवर ने क्या करा नहीं करा, वो जो हूटर होता है ना, अलार्म, वो रात के करीब 11:30 बजे बजने लगा। अब वो मेरे को उधर से कॉल आया आसपास के लोगों का, जो गांव के लोग थे, कि ऐसा ऐसा कोई बैंक में घुस गया है, डाकू वाकू। तो ब्रांचेर के पास हमेशा एक मोबाइल 24/7 रहना चाहिए, और रहता है हमेशा, वो बैंक खुद देती है। उसमें फोन आया, मैं क्या अब बताओ ये रात के 11:30 बजे कहाँ जाऊं मैं। तो फिर मैंने वहां पे ही जो, अब क्या था उस समय, कहाँ निकलते कहाँ जाते, तो उसी समय मैं तुरंत वहां पे पास वाले एक दूध सप्लायर थे, डेयरी का काम करते थे, उनसे पूछा। बोला कुछ नहीं सर, वो कोई जानवर था उसके ऊपर कूद गया था, उसके कारण से उसका कुछ गड़बड़ हुआ था, वो बचने लगा था। तो वो उस कारण से तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा एक्सटर्नल, ये पेरिफेरल चीजें हैं, ये सब होता रहता है, ऐसा इंसिडेंट होता रहेगा। तो आपको रात के 11 बजे भी पता चला कि अब कोई जगा रहा है, रात के 10 बजे फोन करके पूछेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला स्कीम में कैसे लोन देते, ऐसे भी पूछ सकता है। इस तरह के लोग होते हैं। और फिर एक बार मैं घर पे था, तो घर पे लोग आ गए कि कुछ पूछना था, तो शाम के रात के 8 बजे आके कहते हैं कि ये बता दीजिए ना, ऐसा ऐसा था, देखिए मेरा पासबुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने बोला कि घर पे क्यों आए हो आप ब्रांच में चलो ना। ब्रांच बहुत दूर है ना सर यहाँ से, आप यहीं बता दो ना सारा कुछ। तो ऐसा ऐसा होता है, तो थोड़ा सा। और पब्लिक डीलिंग जो है घर पे, अगर आप पंजाब में पोस्टिंग मिलती है तो अवॉइड पब्लिक डीलिंग, आप अपने आसपास पब्लिक डीलिंग करना अवॉइड करना, ठीक है।
ठीक है, ब्रांच में आप जो मदद करो, ब्रांच में आप बहुत अच्छे ऑफिसर बन के रहो, आप बाहर डील करने लगोगे अगर कस्टमर को, दे विल कम टू योर होम, फिर आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाएगी, वो कभी भी आएंगे फिर। तो उस तरह का वो क्रांतिकारी काम नहीं करना है, आपको काम करना है बस ब्रांच में, वहां पे अपना 100% देके काम करके निकल जाना। ये नहीं, आपको रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में आपको बहुत ज्यादा लोग अप्रोच करेंगे काम के लिए, तो उसको रोड पे बैंकिंग नहीं करनी है, सीधी सी बात। ना तो घर पे अपने बैंकिंग करनी है, सारी बैंकिंग बैंक में करनी है बस। फिर नहीं तो आपको हैंडल करने में बहुत इशू होगा। तो अभी तो आपका कोई ऐसा अपॉइंटमेंट का लेटर तो नहीं आया है? नहीं सर, अभी कुछ नहीं आया बैंक की तरफ से, बट आपने बताया था कि जून में चांसेस है ज्वाइनिंग के। हाँ, उसका उसका जहाँ तक बातचीत हुआ था तो वो बोल रहा था कि हम लोग सबको मैनेज कर रहे हैं, इंटरनल प्रमोशन और सफलिंग को, उसके हिसाब से देखते हैं, हम लोग मई जून तक करेंगे। स्पेकुलेशंस थे कि अप्रैल एंड तक मे बी कोई कंफर्मेशन हाँ, मिल जाएगा बैंक। हाँ, एक्सेप्टेंस लेटर को लेके अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक में आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। आज ये तो बहुत एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी सर, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ जो कि मतलब मैंने मेरी बहुत हेल्प की है जिसने, मतलब वो थोड़ी डिफरेंट है, आई थिंक हर कोई नहीं करता है। तो मैंने क्या किया था, मतलब जैसे लास्ट ईयर से मैंने, मतलब इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे होते हो आप, जब नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, और लोग भी बातें करने लगते हैं कि इसका नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कुछ और कर लो, बिकॉज आई वॉज ब्राइट किड, यू नो। तो ऐसा था कि ये घर पे क्यों बैठी है, कुछ कर ले ना, तो ऐसा सबका होता था। तो मैंने क्या किया, एक तो लोगों की बातों को अवॉइड किया, मतलब क्योंकि मुझे मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि नहीं होगा, जनरल लोगों का कहाँ होता है, तुम छोड़ो, कुछ और कर लो, तुम मतलब अच्छी ब्राइट स्टूडेंट हो, कुछ और कर लोगी तुम अच्छे से। तो एक तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड की मैंने, और दूसरा मैंने क्या किया, मैंने अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और ये चीज़ वाकई में बहुत वर्क की है मेरे लिए। मतलब मेरा क्या था, सुबह उठो तो भी मैं अपने आप को बोलती थी कि मुझे बैंकर बनना है, आई एम गोइंग टू बी अ बैंकर, आई विल बी अ बैंकर, आई एम अ बैंकर। मतलब इमेजिन करने लग जाओ कि आप एक बैंकर हो। आई यूज टू ड्रेस अप लाइक अ बैंकर, मतलब मुझे लोग बोलते थे कि तुम बैठी हो ना, ऐसे लग रही हो जैसे बैंक वाली मैडम बैठी होती है ना, मतलब वैसे ही बैठी हो। और रात में भी सोने के पहले, मतलब दिन में सारा दिन पढ़ रहे हो तो थोड़ा हो जाता है कि अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैं रात में भी बोल के सोती थी कि थैंक यू गॉड, आज का दिन बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई, तो मुझे बैंकर बनना है, बस बनना ही है। और रात में मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, लोग सोचेंगे कि पागल हो चुकी है। मतलब मैं बाहर जाके वॉक करती हूँ तो मून को देख करके मैंने बोला है कि प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, आई वांट टू बैंकर। और मैंने मतलब डायरी लगाई हुई, उसमें मैंने रोज लिखना, आई एम पॉजिटिव, आई एम मोटिवेटेड, आई एम अ बैंकर, मुझे ये बनना है, ये करना है लाइफ में। मतलब ये सब चीज़ों ने इतनी ज़्यादा हेल्प की है। और मैंने जो मेरा बेड है उसके सामने जो वॉल है उस पर भी लिख के लगाया, एक पोस्टर लगाया मैंने कि आपको बैंकर बनना है या प्राइवेट जॉब, ये तुम्हारी चॉइस है। और मैंने लिखा हुआ हार्ड वर्क करो, ये करो, वो करो, बैंक पीओ बनना है, ये सब चीजें। मतलब ऐसे, मतलब मेरे फोन का वॉलपेपर भी ऐसे ही था कि पढ़ लो बेटा, इतने बज गए, तुम जनरल कैटेगरी के हो, पढ़ लो। तो मतलब ऐसा था कि हर चीज जहां भी मैं देख रही हूँ मुझे बस यही सुनने को मिल रहा है कि बैंकर बनना है। तो इस वजह से ना मतलब माइंड में भी बैठ गया कि हाँ बनना ही है बस अब तो। जनरल में एक्चुअली मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो हाँ जी। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन चलो, जो प्रयास करते रहते हैं उनके लिए कभी न कभी भगवान रास्ता दिखाई देते हैं कि हाँ भाई तुमको ये बनना है। बिल्कुल सर। लेट होगा लेकिन चलो पहुंचा देते हैं वहां पे। हाँ, एफर्ट लेकिन रेगुलर होना चाहिए। उसमें चलिए अपने अब दिमाग में पूरा दिन ये बोलते रहो कि हमें यही करना है, तो वो मेहनत हाँ, करोगे तो हो जाएगा। होता ही है, मेहनत के साथ साथ आप थिंकिंग वैसे रखते हो तो होता है। और दूसरी चीज है कि अ, मतलब मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आपको, मतलब आसपास के लोगों ने इस तरह से क्यों बोला कि अभी तेरा नहीं होने वाला है तो तू कुछ और कर ले, और इस तरह का चीज
सर बिकॉज इतने साल से मतलब लोगों को पता है कि इतने साल से एफर्ट कर रही है, कुछ नहीं हो रहा, मतलब हर बार ऐसा होता था कि 1 पॉइंट 0.7, मतलब मैं आरआरबी पीओ में भी रिजर्व लिस्ट में थी, जो अभी जनवरी में रिजल्ट आया था। आई मिस्ड इट बाय 0.72 मार्क्स, तो रिजर्व लिस्ट में था, मतलब इतना छोटा गैप रह जाता था। इस बारी एसबीआई पीओ मेंस भी मेरा 1 पॉइंट कुछ मार्क्स से रहा था, तो मतलब इतने कम गैप से ना वो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती थी फिर। हाँ होता है, लोग को लगने लगता है कि मेरा लगता है लक ही नहीं साथ देगा, हाँ जी, हाँ जी। मेरा होना ही नहीं है लगता है, इसीलिए मेरे को इतना कम कम मार्क्स से हटा दे रहा है एग्जाम से। तो ये थोड़ा सा लगता है बच्चों को, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स आने लगता है। फिर आसपास के भी लोग इस कॉम्प्लेक्स को इनहेंस करने में हेल्प करते हैं कि कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। तो चलिए, लेकिन उस समय में आपने ये जो फर्म डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये करना है, वो बहुत बड़ा रोल निभाता है कि आप अपने पोटेंशियल पे कितना बिलीव करते हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका आपने जो गलतियां की हैं क्या वो रेक्टिफाइबल है, या कि आपसे होगा ही नहीं। ये रियलाइजेशन होना, ये आपके दिमाग में था कि नहीं मुझे बनना है, मैं ये करूंगी, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं इसको सही करूं। तो जी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में है, तो बहुत अच्छी बात है। और जी। बहुत अच्छा करा आपने। और मैं ये कहूंगा, अगर अभी आपको अक्रॉस द बैंक तो पे पैकेजेस सब सेम ही होता है। हाँ जी। अगर आप चाहे ट्राई करना तो एसबीआई पीओ के लिए ट्राई कर सकते हैं। एसबीआई पीओ, सर मेरे लिए मुझे लगता है सब बैंक सेम ही है, तो हाँ, यूनियन बैंक के पे स्ट्रेस पैकेजेस, दूंगी। बैंक जो है, देखिए बैंकर बनना ज्यादा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, rather than doing job in some specific बैंक, क्योंकि करते आप वही हो। बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला कुछ अलग नहीं कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कुछ अलग नहीं करेगा, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया वाला कुछ अलग नहीं करेगा, काम सबका वर्क प्रोफाइल वही है, पैसे भी उतने ही मिलने हैं। हाँ एसबीआई जी। में थोड़ा सा ज्यादा है, क्या होता है कि 5 लीटर पेट्रोल आपको ज्यादा मिल रहा है किसी बैंक में, 5 लीटर पेट्रोल कम मिल रहा है। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में 2,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, कई कई हजार रुपए कम मिल रहे हैं, यही होता है, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा सर मुझे डिफरेंस नहीं। लगता है वो बस ओवररेटेड सा कॉन्सेप्ट है कि एसबीआई इज बेस्ट, मुझे लगता है हाँ, सभी बैंक सेम ही है। एक्चुअली पैसों को लेके जो पे पैकेज होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, डिफरेंस क्या होता है कि एसबीआई के पीओ को पहले शुरू के साल में पहला 4 इंक्रीमेंट, ठीक है ना, 3 इंक्रीमेंट तो डायरेक्ट लग जाता है। जो आपको, आपने जैसे अभी पीओ के में ज्वाइन करेंगी आप, तो साल साल भर में जो इंक्रीमेंट लगेगा आपको, वो पहले ही साल में एसबीआई पीओ वाले ऐड कर देते हैं आपके एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ऐड करते चले जाते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन का जो एग्जाम होता है तो फाइनली चौथा इंक्रीमेंट लग जाता है। तो 4 साल का इंक्रीमेंट तो ऑलरेडी एक साल में लिए रहते हैं। तो क्या होता है, उनका पे पैकेज जो होता है वो जनरली नॉर्मल पीओ से ज्यादा होता है। लेकिन स्लैब जब आप देखेंगे, जिस स्लैब में उसका रिक्रूटमेंट हुआ है, वो सेम स्लैब होता है अक्रॉस द बैंक, क्योंकि जो वेज रिवीजन करती है एसोसिएशन, वो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो सेम है, वो सेम सबके लिए बनाती है रूल, और सेम सबको होते हैं। अब कोई बैंक अपना 8 इंक्रीमेंट पहले दे दे तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो वो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा अपर हैंड हो जाता है एसबीआई वालों का पैसे के मामले में, थोड़ा हल्का फुल्का एक्सपेंस अलाउंसेस और इंसेंटिव थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आपका थोड़ा सा जो झुकाव है बैंकिंग के प्रति ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप प्रयास कर सकती हैं तो देख सकती हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपने सो एक बात मैंने कही, तो एसबीआई पीयूष के बारे में बहुत नेगेटिव चीजें भी सुनी हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो सही ही है या नहीं, बट मतलब प्रेशर तो सभी बैंक्स में रहता है, बट मैंने सुना है कि एसबीआई पीयू में तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ मतलब मुझे मेरी, ऐसा नहीं था कि मुझे एसबीआई ही चाहिए, मतलब मैं तो एसबीआई देती भी बहुत कम थी, क्लैरिकल के मैंने दिए हैं अच्छे से, बट पीओ एसबीआई पीओ मैंने ऐसे ही हाँ फिल कर दिया, मैंने टफ, सोचा कि चलो कर लेते हैं, हाँ थोड़ा बट सा है, ऐसा सच थोड़ा नहीं सा है। इश्यूज है उसमें। मेरी छोटी बहन एसबीआई में ही है, हाँ जी, हाँ तो जी, बताया था आपने। हाँ, तो मैनेजरशिप में है, तो उसको भी चीजें लगती रहती हैं, लेकिन फिर वो मूड में है छोड़ने के, सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहती है। तो वो बोली कि ना, ये अब मैं झेल रही हूँ, जब तक बर्दाश्त होगा होगा, नहीं तो फिर छोड़ देने का। तो चलिए, अपना अपना पर्सपेक्टिव है लोगों का, जी। इंडिविजुअली। आपका एक एक्चुअली आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपका पर्सपेक्टिव बैंकर बनना है। बैंकर बनना ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, rather than सर्विंग सम इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। आप ये करना बड़ी चीज है। फिर तो उसके बाद वैसे भी
चीफ मैनेजर के बाद इंटरचेंजेबल होता है, मतलब आप एजीएम बनेंगे तो आप किसी बैंक में जा सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरचेंज हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है। एक बहुत पर्टिकुलर बैंक को इतनी वैल्यू देने से अच्छा है कि हम जिस बैंक में हैं उसी में मतलब अच्छा प्रमोशन लेने का सोचिए, तो मतलब मेरा तो हाँ वही थिंकिंग है कि अगर मैं यूनियन बैंक में हूँ तो मुझे यूनियन बैंक में अच्छे से प्रमोशन लेके बहुत आगे जाना है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। ये चीज शायद समझ जाए तो एसबीआई के पीछे का दौड़ जो है थोड़ा खत्म हो, और लोग हर एक बैंक को इक्वली देखें और इक्वली कंट्रीब्यूट करें अपने वर्क के थ्रू, रादर देन टैगलाइन लगाने के कि वैसे भी तो अब तो बहुत कम बैंक्स रह गए हैं, लगभग सब हाँ जी, हाँ जी, एक जैसा बड़ा बैंक हो गया है, तो अब तो बिल्कुल। उस तरह की कोई चीज है नहीं कि राइट बहुत जी, दिक्कत वाली बात है या छोटा बैंक मिल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ है नहीं, सारे बैंक लगभग इक्वली बराबर है। बिल्कुल। चलिए, बहुत जल्दी से जल्दी आपका ज्वाइनिंग लेटर आए और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो, आपका कॉन्फिड ये रहे, एक कॉन्साइंस को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ चलो अब जाने का है, अब जाना है, अब करना है, नया काम स्टार्ट कर, और एक थोड़ा सा एक काइंड ऑफ पीस भी दिमाग में रहता है, मेंटल पीस रहता है कि चलो अब हाँ जी, हाँ जी। वो दिमाग में आता है रिजल्ट आने के बाद ही। मैं विश करूंगा कि आपके जो सोचा हुआ है आपका वो सारा पूरा हो और आप बहुत अच्छे थैंक यू तरीके सो से मच सर। आगे बढ़े। ठीक है। और एंड थैंक यू आपको भी सर, आपने बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया, मतलब आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम पे कोई इतना ज़्यादा फ्री में गाइडेंस देता है किसी को, बट इट वाज रियली हेल्पफुल, एंड आगे भी आपने बोला है कि आप गाइडेंस देते रहेंगे, तो हाँ एकदम, थैंक यू आप सो मच वहाँ फॉर ऐड दिस। रहिए उस ग्रुप में, हाँ कोई जी, हाँ दिक्कत हो जी। उस ग्रुप में, आपको बैंकिंग से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड कोई चीज नहीं समझ में आए, इमीडिएट पोस्ट करना है कि ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, ऐसा मेरा ब्रांच मैनेजर बोल रहा है करने को, ऐसा मेरा सीनियर अथॉरिटी बोल रहा है करने को, क्या मुझे करना चाहिए, ऐसा आप पोस्ट कीजिए, उसको एक फैमिली की तरह समझिए, और मैं उस पे हाँ जी, हाँ जी। कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड मॉनिटरिंग करता रहूंगा कि कोई किसी को अननेसेसरी कमेंट बाजी या ऐसा होता है ना कि, लेकिन हाँ जी, हाँ आपके जी। उसमें आपके ग्रुप के तो बच्चे हैं ही, मैक्सिमम लोग आपसे सीनियर जो हमारे जी, जी। एज ग्रुप में है और सीनियर है, तो वो तो उनके साइड से तो अननेसेसरी कमेंट नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस चीज को कंट्रोल रखूंगा, मॉनिटर करूंगा कि अननेसेसरी बातें ना हो, एज अ फैमिली सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें उस ग्रुप में, और उस ग्रुप का जो पर्पस है उसको फुलफिल करें ज्यादा। तो आपको एकदम सोचना नहीं है काम करने में, आपको पूछना है, कहीं कंफ्यूजन हो उस ग्रुप में डालिए, कोई ना कोई इमीडिएट रिप्लाई करेगा कि ऐसे करो या वैसे करो, क्या करा। नहीं, अगर अगर यूनियन बैंक का कोई आदमी अगर है जुड़ा हुआ, उसका नंबर निकालिए, उसको फोन कर लीजिए कि सर मैं इस ब्रांच से बोल रही हूँ, ऑफिसर हूँ, और कुछ मुझे एडवाइसेस चाहिए थे, या नहीं तो मुझे बता दें कि ऐसा ऐसा है, सर आप कहीं से अभी जानकारी लेके मेरे को बताओ क्या करने का है इसमें, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस दिन उसको सॉर्ट आउट करूं, हमारी यही कोशिश रहेगी, आगे भी रहेगा, थैंक यू और सो मच कोई सर। भी ऐसा इशू हो जरूर उसमें बताएं। पर्सनली भी मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, जब भी मैं फ्री जी रहूंगा। सर। क्या होता है, मेरे को कोई पैसा थोड़ी लगने वाला है, मैंने आपको गाइड करा तो उसमें क्या लगा, कुछ भी नहीं। हाँ मेरा टाइम था कि मैंने टाइम दिया, टाइम निकाला, दो चार लोगों को जमा सर किया। वही आई थिंक आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमारा टाइम ही होता है। हाँ मैं तब वही देखता हूँ मैं कि एक्सपर्ट या बैंक में काम कर रहे लोगों को बुला के अगर लेते हैं तो बहुत बहुत पैसा मांगते हैं इंटरव्यू लेने का, तो वो करने का, तो पता नहीं, अब लोगों की अपनी मानसिकता है, उसमें कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो चलता रहेगा ये, आगे भी आपके जो जूनियर्स होंगे वो भी आके जुड़ेंगे उस ग्रुप में नेक्स्ट टाइम, जी सर। तो फिर आप उनको समझाना मेरी तरह बिल्कुल जब बिल्कुल। उनको जरूरत पड़ेगी तो, जी सर। और जल्दी से जल्दी आपका ज्वाइनिंग हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, और ज्वाइनिंग करके एक बार जरूर बताइएगा जरूर। जी जी बिल्कुल सर। चलिए, ओके, गुड नाइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट।